देश में लोकसभा की 4 और विधानसभा की 10 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। यूपी के कैराना लोकसभा सीट पर चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। यहां पर बीजेपी की मृगांका सिंह का सीधा मुकाबला राष्ट्रीय लोकदल की तबस्सुम हसन से है। वहीं राजनीतिक रूप से अहम कैराना सीट के अलावा महाराष्ट्र के गोंदिया और पालघर संसदीय सीटों के साथ साथ नागालैंड की एक लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव है। 6 तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से वोटिंग जारी। लोकसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव और साथ ही साथ विधानसभा की 10 सीटों के लिए भी वोटिंग हो रही है, मतदान चल रहा है। और आपको बता दें, लोकसभा की 4 और विधानसभा की 10 सीटों पर मतदान जारी है। कैराना में 10.2% वोटिंग होने की बात कही जा रही है, यानी कि ये लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और नूरपुर में 6% वोटिंग हुई है, ये भी बताया जा रहा है, यानी कि गर्मी है लेकिन लोगों का उत्साह ठंडा नहीं पड़ा है, वो भी उत्साह बना हुआ है। लोकसभा की 4 और विधानसभा की 10 सीटों के लिए वोटिंग। कैराना में 10.2% वोटिंग हो चुकी है। नूरपुर में भी वोटिंग और 6% यहाँ पर बताया जा रहा है। गोंदिया भंडारा में ईवीएम कई जगह खराब होने की खबर। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, साथ ही साथ गिरिजा शंकर भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही जगदेव सिंह यादव एसपी प्रवक्ता वो हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेंगे, और साथ ही सुभाष यदुवंश यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत। और इनके सिंह जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, किस तरह से कैराना के इस कैलकुलेशन को देखा जा रहा है? क्या 630 किलोमीटर दूर लखनऊ से इस जगह पर मतदान हो रहा है, जो नतीजा आएगा क्या उसका असर साफ तौर पर 2019 के चुनाव पर पड़ता दिखाई पड़ेगा? देखिए, अगर सीक्वेंस यही रहा जो कि आपने गोरखपुर में देखा, फूलपुर में देखा, अगर वो सीक्वेंस है तो वो एक मैसेज है। अगर सीक्वेंस ब्रेक होता है तो मैसेज नहीं है, तब फिर ना तो फेवर में है ना अगेंस्ट है। लेकिन अगर कैराना में ये मैसेज है तो 2 चीजें क्लियर है। अपोजिशन यूनिटी परवान चढ़ रही है, ये एक फैक्ट होगा। और दूसरा, जो दलित किसान हाल के दौर में थोड़ा नाराज हुए हैं, उसने भी असर किया है। और बीजेपी के लिए यही प्रॉब्लम शायद अगले साल के चुनाव में भी होगी कि इनको वो कैसे अपने उसमें करे। योजनाएं बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने किसी तरह से फसल बीमा योजना को मुकम्मल कर दिया, जो कि आज सिर्फ 29% है, अगर उसको आपने 90% तक कर दिया तो एक मैसेज जाएगा। लेकिन क्या आप इस हालत में है कि किसानों की आय दूनी करने को तो छोड़िए, आप क्या जो अभी कमिटमेंट बजट में आपने किया है 1.5 गुना करने का, उसको मुकम्मल कर पा रहे हैं? अभी तक आपने अनाउंस नहीं किया कि एमएसपी किस बेसिस पे होगा, A2FL रेट पे होगा या C2 पे होगा। तो अभी किसान नाराज चल रहा है और रबी की लगभग बिल्कुल खरीदारी खत्म होने जा रही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो पड़ी हुई हैं और वो बिक्री के लिए तैयार हैं, खरीदने के लिए वहां पर नहीं आ रहे हैं। और प्राइवेट पार्टियां वो आती हुई दिखाई पड़ी हैं, कम दाम में ले रहे हैं वो और ऊंचे दाम में बेचने की तैयारी करते हैं। किसान वहां पर बेचारा आश्चर्यचकित पड़ा हुआ है। विनोद अग्निहोत्री जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये अग्नि परीक्षा सिर्फ योगी सरकार के लिए है, मोदी सरकार के लिए है, या फिर समूचे विपक्ष के लिए भी? देखिए, ये मैं सिंह साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। गोरखपुर बिल्कुल सुदूर पूर्व में है उत्तर प्रदेश के, और कैराना एकदम पश्चिम में है, और इलाहाबाद बीच में है, फूलपुर। यानी अगर ये ट्रेंड बरकरार रहता है तो आप समझिए अक्रॉस द स्टेट आप मान सकते हैं कि वो अपोजिशन यूनिटी और नीचे जमीन पर उसकी एकता दिखाई पड़ेगी। और सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा इसमें राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह जी की है, क्योंकि ये सीट अजीत सिंह जी के चुनाव चिन्ह पर विपक्ष लड़ रहा है। इसमें समाजवादी पार्टी कैंडिडेट वो बसपा में थी, तबस्सुम हसन, उनको RLD का टिकट दिया गया है और वो लड़ रही चुनाव। अगर ये सीट विपक्ष जीतता है, यानी RLD का की तबस्सुम हसन जीतती है, तो जो गठबंधन बन रहा है समाजवादी पार्टी बसपा, उसमें अजीत सिंह के लिए जगह बन पाएगी। अगर ये सीट बीजेपी जीत जाती है तो अजीत सिंह जी के लिए मुश्किल होगी। तो निश्चित रूप से ये सबसे बड़ी कठिन परीक्षा तो अजीत सिंह के लिए है। बीजेपी के लिए मैसेज यही होगा जो एनके सिंह साहब ने कहा कि उसको ये रिलुक करना पड़ेगा, ये गलती कहाँ हो रही है। गोरखपुर से लेकर कैराना तक अगर उसके विपरीत परिणाम आते हैं उपचुनाव में, तो निश्चित रूप से 2019 में उत्तर प्रदेश में जहां 73 सीटें एनडीए ने जीती थी बीजेपी को मिला के, तो 2019 में क्या नतीजा होगा अगर ये गठबंधन हो गया और जमीन पर इसी तरह उनके वोट बैंक की एकता बनी रहेगी। 2 पार्टी के जो है नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गिरिजा शंकर जी से कि
तमाम जो है यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, 10 सीटों के विधानसभा को भी हम जोड़ लें और साथ ही 4 लोकसभा की सीटों के लिए, उसको किस तरह से देखा जा रहा है और उसके केंद्र में क्या साफ तौर पर कैराना की लोकसभा सीट? देखिए, ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां भी बीजेपी राज्यों में चुनाव जीती है वो राज्य थे जहां पर बीजेपी शासन में नहीं थी। तो जो सरकारें छीनना एक अलग मुद्दा होता है, और जो लोकसभा की सीटें हैं जहां पर बीजेपी काबिज थी, यदि वहां पर बीजेपी की हार होती है, जो भी हुई है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, तो वो बहुत अच्छा बीजेपी के लिए नहीं होगा। जहां तक योजनाओं का सवाल है या लोगों में नाराजगी का सवाल है, तो ये तो बिल्कुल तय है कि अब 70 साल वाला मुहावरा काम नहीं आएगा बीजेपी के, क्योंकि 4 साल पूरे हो चुके हैं, 5वां साल चल रहा है, सरकार में आप हैं, राज्य में आप हैं, दिल्ली में आप हैं, तो जवाबदेही आपकी होगी। और यदि किसानों में या युवकों में या किसी और वर्ग में जो नाराजगी है, तो वो नाराजगी कितना चुनाव में असर करती है वो इन उपचुनाव से देखने को मिलती है। दूसरी बात, कैराना में जिस तरह से टैक्टिकल अरेंजमेंट अपोजिशन पार्टी ने किया है, वो दरअसल गठबंधन या कोई एकजुटता नहीं है, लेकिन वो बहुत टैक्टिकल तरीके से, जैसा उन्होंने फूलपुर और गोरखपुर में किया था, वही प्रयोग कैराना में कर रही है। यदि ये प्रयोग सफल होता है तो कर्नाटक के बाद एक दूसरी बड़ी सफलता होगी विपक्षी एकजुटता को आगे बढ़ाने में, और ये बड़ी चोट होगी बीजेपी के लिए कि यदि विपक्ष एकजुट हो गया तो 31% वोट के साथ में सरकार बनाने वाली जो बात है वो 2019 के लिए एकजुट हो गया, ये देखने वाली बात। कोशिश उन्होंने बहुत की है। और हमारे साथ जगदेव सिंह यादव जी हैं। जगदेव सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि विपक्षी पूरी तरह से उनकी कोशिश है कि एकजुट हो और बहुत ताकत उन्होंने भी झोंक दी है, प्रतिष्ठा भी जो है यहाँ पर दांव पर है, लेकिन आपके नेता यहाँ पर प्रचार करने के लिए नहीं पहुँचते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे के पूरे मंत्री वहाँ होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, डिप्टी सीएम होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग कसर छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। देखिए, जहाँ तक उपचुनाव सवाल है, पिछले उपचुनाव हुए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो कहीं भी उपचुनाव में हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं गए थे। जहाँ तक आप कहेंगे फूलपुर, वहाँ तो मुख्यमंत्री का डिप्टी सीएम चुनाव था, इसलिए गए और सफलता भी मिली। देखिए, दोनों बातें आपने ही कह दी। में उनका जाते नहीं हैं, इसलिए वो नहीं गए। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे नरेश उत्तम जी और सारी हमारी टीम, MLC के सारे लोग, हम लोग सब लगे रहे वहाँ पे, और विपक्षी एकता के एक बहुत बड़ा नमूना पेश होने जा रहा है नूरपुर और कैराना में। मैं समझता हूँ जब भी विपक्ष एक हुआ है, आपने कहीं भी देखा हो, सत्ता पक्ष हमेशा धराशायी हुआ है, चाहे वो इंदिरा गांधी के टाइम का मामला हो या अभी सारे चुनाव आप देख रहे हैं, चाहे पंजाब उपचुनाव हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, बिहार, यूपी, सारे परिणाम आपके सामने आए हैं। और यहाँ भी मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा जनता का विश्वास। सुभाष यदुवंशी जी, 4 साल में पर ये कहा जा रहा है कि उपचुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत नाराज है और कुछ ऐसी तस्वीर नोटबंदी वजह से तो बेरोजगारी बढ़ गई है, तो 2019 में जो है वो गाड़ी वो हाथ से निकलती हुई दिखाई पड़ेगी। और ये जो सीटें खोई हैं वो भारतीय जनता पार्टी की है। ये भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो लगातार यूपी में जा रही हैं और किसी के नहीं है। जी अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है और जो प्रदेश में सरकार है, देखिए आलोचना करना आसान है, लेकिन आप पूर्ववर्ती सरकारों से अगर तुलना करेंगे तो चाहे वो नेतृत्व का मसला हो, चाहे वो किसानों का मसला हो, चाहे वो महिला सम्मान का मसला हो, चाहे वो आमूल जो परिवर्तन है जनजीवन से जुड़ा हुआ आम आदमी के, किसी भी क्षेत्र में सरकार लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब आप देखिए, अभी फूलपुर चुनाव की बात कर रहे थे और वो गोरखपुर की, वहां पर अखिलेश यादव जी गए, बाकी जगह नहीं जाते हैं। कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने जाते हैं, दूसरे जगह पे जाते हैं जहां पर इनकी पार्टी का कोई आधार नहीं है, लेकिन वो अपने घर में, जहां पर उत्तर प्रदेश की जो जमीन है, जहां ये लोग राजनीति करते हैं, वहां कहते हैं कि नहीं नहीं हम उपचुनाव में नहीं जाते हैं। कहीं चले जाते हैं तो कहते हैं इसलिए चले जाते हैं क्योंकि सीएम और डिप्टी सीएम का चुनाव है। भाई उन्हें तो कॉन्फिडेंस है, वो कह रहे हैं कि बिना उनके गए चुनाव जीतेंगे और इसलिए जो है, और पहले भी नहीं गए थे, वो नहीं गए थे। लेकिन गन्ना और बनाम जिन्ना, ये भी जो है यहाँ पर चर्चा हो रही है। आखिर क्यों इस बात को बहुत ज्यादा जोर शोर से इसकी चर्चा हो रही है, उछाला जा रहा है? तो उपचुनाव की अग्नि परीक्षा पे हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा की 4 सीटों पर और विधानसभा की 10 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। उपचुनाव के लिए चल रहा है वो मतदान, और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए। सीधे रुख करेंगे यहाँ पर सुभाष यदुवंशी का। सुभाष जी, आपसे जानना चाहेंगे, विपक्ष जो है वो लगातार आरोप लगा रहा है
कह रहा है कि मामला गन्ना बनाम जिन्ना हो गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि हम गन्ना किसानों की समस्या की बात कर रहे हैं तो बीजेपी जिन्ना का राग अलापकर ध्यान भटका रही है। क्या कहेंगे? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि एक मुस्लिम संगठन ने और इन लोगों के साथ मिलकर के उसने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आप लोग वोट करिए। उस पर आपके चैनल पर ही मैंने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और ये भी कहा था कि जनप्रतिनिधि एक्ट के अनुसार ये कानूनी रूप से ठीक नहीं है और जिसके खिलाफ हम लोग शिकायत भी करेंगे। तो कौन धार्मिक मुद्दों को चुनाव में लेकर के आ रहा है ये जनता देख रही है और इस देश में का मुसलमान वो इन लोगों के फतवों के या इन लोगों के इस तरह की बयानबाजियों के चक्कर में आने वाला नहीं है। वो अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानता है, वो मीर हमीद को अपना आदर्श मानता है, वो इन लोगों, लेकिन कौन ये मुद्दा लेकर के आया? जगदेव सिंह यादव जी, जहां तक रही किसानों, धार्मिक भावनाएं जो है वो आप लोगों की तरफ से भड़काया जा रहा है और फतवा भी आपके पक्ष में जारी किया जा रहा है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी घोर राजनीति, जातिवाद और घोर सांप्रदायिक की बात करती है। मैं भी करीब 1 साल हो गया और जब मंत्री था तब भी बैठता था। ये जब भी कोई डिबेट होती है तो कभी राम मंदिर पर, कभी ताजमहल पर, कभी 3 तलाक पर, कभी मदरसा, इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं। ये विकास पे कभी बात नहीं करते, न बेरोजगारी बात करेंगे, न भ्रष्टाचार पे बात करेंगे और न कानून व्यवस्था की बात करेंगे, सिर्फ बात करते हैं। ये किसी नहीं, यहाँ पर जो है एक्सप्रेसवे उन्होंने उद्घाटन किया है और तमाम कह रहे हैं कि विकास को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है।